स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम राही में। और आज हम क्लास 6 हिस्ट्री के एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। हमने आपको उसमें बताया था कि हम चैप्टर को 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे जिससे आपको उबन ना हो। वहाँ पर हमें बताया था कि जो उसका शीर्षक होगा वो क्षेत्र और साम्राज्य होगा। तो हम यहाँ पे क्षेत्र और साम्राज्य से आगे शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर को आज हम एंड करेंगे। मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि एनसीईआरटी की जो इस तरह की क्लास है वो यूट्यूब पे कहीं भी नहीं है, और इस तरह से पढ़ाने का जो मेरा अपना मानना है कि इस तरह से आपको पढ़ाया जाए, उसका एक ही अर्थ है कि आपके सामने एनसीईआरटी की सार को ला करके रख दिया जाता है, छोटे छोटे पॉइंट को बता दिया जाता है, और वो पॉइंट्स इस तरह से होते हैं कि आपको उन्हें रटना पड़ता है, आप उसको समझ नहीं पाते। आप जब सिविल सर्विस की या किसी चीज़ की कोचिंग करते हैं तो आपसे एक चीज़ कहा जाता है, टीचर आपसे बोलता है कि आप चीज़ों को रटिए मत, समझिए। आप कितने चीज़ें रट सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार समझ लें तो वो चीज़ें आपको कभी भूलती नहीं है, आप उनसे रिलेट करके उनमें से तमाम चीज़ें निकाल लेते हैं। इसलिए मैं आपको रीडिंग करवा रहा हूँ। इसके आपके कई फायदे होने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आपका जो रीडिंग स्किल है वो विकसित होगा। पढ़ने में आप जो गलतियां करते हैं वो नहीं करेंगे, एक हैबिट आपकी बनेगी। और जो छोटे छोटे टर्म एनसीईआरटी में हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, आप उनको एक बार देख लेंगे तो एडवांस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ जो वर्ड के प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जब भी कहीं पे विवाद होता है तो वो एनसीईआरटी से ही सही माना जाता है। तो आप इसमें ये भी देखते चलेंगे कि प्रोनाउंसिएशन हिस्ट्री में क्या है और अलग अलग वर्ड के क्या प्रोनाउंसिएशन दिए गए हैं। इसलिए आप लोग इस क्लास को सिर्फ देखिए ही मत, इसमें जो भी बताया जाता है उसको नोट करते चलिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे आपको आने वाले समय में एक तरह की क्रांति नजर आएगी। हम इस चैनल पर आपको इतने मटेरियल दे देंगे कि आपको इसके अलावा और भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपके पास समय नहीं है तो। अगर आपके पास समय है तो मैं नहीं बोलूँगा कि किताब मत पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्षेत्र और साम्राज्य। चोल अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलक अध्याय 3 में पढ़ेंगे और मुगल अध्याय 4 में पढ़ेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे, चोल, तुगलक और मुगल के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक प्रशस्ति संस्कृत में लिखा गया एक विशाल साम्राज्य का शासक उसको बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेके पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी गज्जन तक फैला था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्ति मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, जो ये बड़े साम्राज्य की बात कर रहा है, अफगानिस्तान तक के क्षेत्र की बात कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे मैप में। आप देखिए, जो ये बंगाल की बात कर रहा है वो यहाँ पे है। आप मैप को देखिए, यहाँ पे बंगाल का एरिया आता है। ऐसे ही यहाँ से लेकर के ये जितना एरिया आप देख रहे हैं, ये सारे एरिया, ये यहाँ पर ये लगभग अफगानिस्तान का इलाका यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे जितने एरिया आप इस बीच में देख रहे हैं, ये सारे एरिया उसके अंतर्गत आते थे। इन्होंने अपने वर्णनों में बताया है। एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। आप देख सकते हैं इतने बड़े एरिया पे उनका कब्जा है, विशाल साम्राज्य उनका है। साथ ही साथ ये जो आप इधर दक्षिण का इलाका देख रहे हैं, द्रविड़ देख रहे हैं, गौड़ देख रहे हैं, ये भी इनके अंतर्गत ही थे। आपको याद होना चाहिए, जो दक्षिण भारत का नामांकन होता है वो यहाँ ये जो पर्वत पाया जाता है, यहाँ से इस साइड के इलाके को हम दक्षिण बोलते हैं, यहाँ के साइड को उत्तर बोलते हैं। इसी जो दक्षिण का इलाका है इसी को द्रविड़ भी कहा जाता है। जो गौड़ था
वो पश्चिम बंगाल के संदर्भ में यूज होता था, उसमें बंगाल उसे कहा जाता था जो कि यहाँ पे था। चलिए आगे हम लोग चलते। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थीं। अध्ययनों में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थीं। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैलकर विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की दोनों तालिका की तुलना कीजिए। खिलजी और मुगल वंश के शासक कितनी कितनी अवधि तक चले, ये आपको आगे देखने को मिलेगा। लेकिन कहने का अर्थ है कि जो लोगों के अपने इलाके होते थे वो अपने सेना की क्षमता, अपने बाहुबल पे डिपेंड करते थे कि उनका इलाका कितना लंबा विस्तृत होगा। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थीं। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थीं। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के इन 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके क्षेत्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थीं, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब यहाँ पे आपके लिए जो पॉइंट है वो सिर्फ इतना ही है कि समय के साथ चीज़ें परिवर्तित होती हैं। 1700 तक 1750 तक अभी हमने पीछे बताया था कि भारत पे अंग्रेज लगभग हावी हो चुके हैं। इस समय मुगल वंश का पतन हो चुका है। अभी भारत में कोई बड़ा साम्राज्य नहीं बचा है, तो जो सुदूर क्षेत्र में थे या जो छोटे छोटे राज्य थे जो अभी मुगल वंश के अधीन थे वो अब अपने आप को आज़ाद कर लिए थे, क्योंकि अभी अंग्रेज पूरे भारत पे काबिज नहीं थे। तो जहाँ पे जिसको समय मिला उन्होंने अपने आप को आज़ाद कर लिया। आगे चलते हम लोग पुराने और नए धर्म, अर्थात प्राचीन काल में जो धर्म चल रहे थे अभी उनमें परिवर्तन हो रहा है, कुछ नए धर्मों का उदय हो रहा है। हम लोग उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। वैदिक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, वैयक्तिक मतलब व्यक्तिगत, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आप देखिएगा, आपके बचपन में जो धार्मिक सिचुएशन हुआ करते थे वो आज आपके समय में काफ़ी बदले हुए होंगे। आप इसको अनुभव कर सकते हैं। सेम चीज़ें यहाँ पे भी हो रही हैं। आज हम जैसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। ये परिवर्तन समाज में आ रहे हैं। एक वर्ग हावी हो रहा है, राजा मंदिर बनवा रहा है, देवी देवताओं की पूजा की जो प्रकृति है वो बढ़ रही है, देवी देवताओं का अवतार हो रहा है। तमाम चीजें आपको इस परिवर्तन के दौर में देखने को मिलती हैं। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में इनका बड़ा आदर होता था। ये ब्राह्मणों की बात की जा रही है। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था।
अर्थात हम कह सकते हैं कि जो एक कोई वर्ग उभरना चाह रहा है, कोई एक वंश है जो अपने आप को राजा के रूप में स्थापित करना चाह रहा है या अभी अभी स्थापित हुआ रहा है, तो वो ब्राह्मणों को संरक्षण दे रहा है। और इसलिए भी दे रहा है क्योंकि उसको पता है कि लोग ब्राह्मणों की बातों को मानते हैं, तो उसने संरक्षण दिया। और जब उसने संरक्षण दिया तो जो लोग नहीं भी मानते थे उनको भी उनको बातों को मानना पड़ा, क्योंकि राजकीय संरक्षण उनके पास था, उनके विरुद्ध तो बोल नहीं सकते थे। तो इसकी वजह से समाज में ब्राह्मणों का जो अस्तित्व है, जो ब्राह्मणों का वर्चस्व है, वो बढ़ता जा रहा है और नए नए रूप लेता जा रहा है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे एक आपके लिए एक छोटा सा टर्म है, संरक्षक किसे कहते हैं? तो कोई भी प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, वही संरक्षक होता है। संरक्षक को आप अपने संदर्भ में ले सकते हैं कि आपके माता पिता भी आपके संरक्षक होते हैं, आपके बड़े भाई भी आपके संरक्षक होते हैं, या आप छोटे हैं तो आपका पूरा परिवार ही आपका संरक्षक होता है। हम लोग अब अभी आगे चलते हैं। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्त की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकें। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अगले 8 अध्याय में जानकारी मिलेगी। अब आप यहाँ पे देखिए, जो नए धर्म आ रहे हैं वो ब्राह्मणों के वर्चस्व को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक समाज में मोक्ष प्राप्त करने की भावना लोगों के अंदर ब्राह्मणों ने जागृत की है, उसके सिस्टम को बदला जा रहा है कि नहीं, सिर्फ एक ही माध्यम नहीं है वहां पे जाने का, दूसरे माध्यम भी हैं। आगे हम लोग चलते हैं इस चैप्टर में और देखते हैं क्या चीजें आगे हमको मिलती हैं। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी के व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसमें प्रेम, करुणा और सौंदर्य अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। ये आप देख सकते हैं कुरान के बारे में, कुरान का जो अपना एक मैकेनिज्म है वो किस तरह से है। वहाँ पे सिर्फ एक है अल्लाह और दूसरे किसी को भी नहीं माना जाता है। वो प्रेम, करुणा और तमाम तरह के जो सामाजिक संदर्भ में मौजूद होती हैं उनको स्वीकार करता है और गरीब अमीर में कोई फर्क नहीं करता है। कई शासक इस्लाम और विद्वान धर्मशास्त्रों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। अब जो शिया है, सुन्नी है, जो पैगंबर साहब हैं और जो इनके दामाद अली हैं, इनके बारे में हम जब आगे इस्लाम धर्म को पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत ही डिटेल में इनको पढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे वहाँ पे कि दोस्त धर्म क्यों, ये धर्म का बंटवारा इनका क्यों हो गया, ये किसी और को क्यों मानते हैं, किसी और को क्यों मानते हैं, वहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। अर्थात हम कह सकते हैं जो इस्लाम धर्म का नेतृत्व करते हैं उनको खलीफा कहा जाता है। ये आपको याद रखना चाहिए। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को
समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। इसको आप इस संदर्भ में समझ सकते हैं कि इतिहास को समझने के लिए, इतिहास को जानने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में भी आपको कई पार्ट मिलते हैं, जिसमें आप जब पाषाण युग में जाते हैं तो वहाँ पे पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में बांटा जाता है। इसको बांटने का अर्थ यही होता है कि आपको समझने में आसानी होती है। आपको जब सल्तनत काल में आते हैं तो यहाँ पे भी मुगल काल, सल्तनत काल को अलग अलग बांट करके पढ़ा जाता है, तो इससे आपको आसानी हो जाती है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब आप देखिए कि जो अंग्रेज हैं, इन्होंने भी भारत को, जब अंग्रेजों ने भारत पे सत्ता स्थापित की तो इन्होंने भी भारत को 3 तरह से बांटा: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में भी कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। अर्थात जो उन्होंने बांटा उससे भारतीय परिदृश्य को कुछ अलग ही आयाम उन्होंने दे दिया। आगे हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं कि और क्या चीजें हमको मिलती हैं। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं, और करे भी क्यों? क्योंकि उन्होंने मनमाने तरीके से किया था। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। आपने इन सब के बारे में कक्षा 6 में पढ़ा था। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। जैसा हमने आपको बताया था कि 3 पार्ट में बांटा जाता है, तो उसमें एक जो मध्यकालीन है वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। अर्थात जैसे जैसे हम और पढ़ते जाएंगे तो हमको धर्मों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी और मिलती जाएगी, समाजों के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मिलेगी, समाज कैसे बदल रहे हैं, समाज में कैसे परिवर्तन आ रहे हैं, ये चीज़ें हम आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अपने अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियां 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफी भिन्न थीं। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया था, एनसीईआरटी ने भी आपको बताया था कि जो परिवर्तन है वो लगातार जारी है। आज भी परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ तमाम सारे परिवर्तन समाज में होते जा रहे हैं, यंत्रों के तौर पर, परिवहन के तौर पर, और हर एक धर्म या और भी तरीकों में परिवर्तन होता ही जा रहा है। तो यहाँ पे भी आपको जो मध्यकाल है, मध्यकाल से आधुनिक काल में आते आते आपको तमाम सारे परिवर्तन देखेंगे, लेकिन कई जगह इस परिवर्तन को नहीं माना जाता है, कुछ इतिहासकार नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, परिवर्तन हुआ है तो उसको मानना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं, इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि
उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। आप देख सकते हैं अंग्रेजों के आगमन की जो एक शुरुआत हो रही है वो इसी तरह से हो रही है। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्षों से पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज आपने अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि क्या और क्या क्या बदला है और या वैसा ही रहा है। मैंने आपको बीच में एक बार कहा था कि आपको जब भी कोई परिवर्तन देखना हो, जब भी कोई टर्म समझना हो, कोई पारिवारिक सिस्टम को समझना हो, तो आज आपका जो भी समाज है, जो भी परिवार है, उसी में आप अपने कैरेक्टर को फिट कर दीजिए। अलग अलग लोगों के अलग अलग कैरेक्टर बांट दीजिए। आपको चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आ जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि किताबों के शब्दों को पढ़ करके आप उसको कंठस्थ कर लेंगे और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो ये चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। जब पढ़ाई का दौर होता है तो वहाँ पे टीचर्स हमको ये बताते हैं कि आप जो भी पढ़िए उनको जितनी देर पढ़िए उससे ज़्यादा उस पर आप चिंतन करिए, तो वो चीज़ें आपके दिमाग की गहराई तक जाती हैं और उसका जो एक आउटपुट निकलता है वो कभी आपको भूलता नहीं है और चीज़ें आप एक दूसरे से कनेक्ट कर ले जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पढ़ने के दौरान सिर्फ पढ़िए मत, आप थोड़ा सा पढ़िए, उसके बाद आंख बंद करिए, आराम से बैठिए और उसको आप सोचिए कि आपने क्या पढ़ा और उसको अप्लाई करिए। ये आपका एक अलग ही तरीके का व्यक्तित्व उभारेंगी जो आप समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन वो हो चुका होगा। चलते हैं आगे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस में। मैं आपको हर वीडियो के एंड में जब भी क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताता हूं कि आपको इन क्वेश्चंस को करना चाहिए, क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करना चाहिए, इनको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। ये चीज़ें आपके सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान या किसी भी एग्जाम की तैयारी के दौरान जहाँ पे आपको रिटर्न लिखना होगा वहाँ पे काम आएंगी। साथ ही ये आपको वहाँ पे भी काम आएंगी जहाँ पे आप सोचने के स्तर पे फेल हो रहे होंगे। अगर आप लिख रहे हैं तो आपको लिखने के लिए कुछ चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, चाहे जो आप नहीं लिखते थे, तो उस लिखने के क्रम में आप जो दिमाग पे प्रेशर डालते हैं उसमें आपका जो दिमाग है वो एक जो आउटपुट देता है वो एक बहुत ही बेहतरीन होता है। तो जो अभी आप लिखेंगे तो जो दिमाग के अंदर घुसी हुई तमाम सारी चीज़ें जो कहीं जाके कोने में दबी हैं वो बाहर आएंगी। इसलिए आपको इन क्वेश्चन को करना चाहिए। आप लिखना शुरू करेंगे जब, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ। लेकिन धीरे धीरे जब आप लिखते जाएंगे तो चीज़ें अपने आप आपको याद भी होती जाएंगी, आपका रिवीजन भी होता जाएगा, साथ ही साथ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आप जब भी आगे ऐसे किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ पे आपको लिखने के स्तर पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन दिखा दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को लिखिए और आप इसको अनुरोध समझिए या आदेश समझिए, ये आपके फायदे की चीज़ है, आपको इसको करना चाहिए। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। हम फिर मिलेंगे इसके नए चैप्टर के साथ में, चैप्टर 2 के साथ में, जिसका शीर्षक होगा नए राजा और उनके राज्य। इसमें हम कुछ राज्यों को पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको तमाम सारे फैक्ट मिलेंगे और उसको आपको याद करना होगा। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव, ये प्रयास अच्छा लग रहा है और आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप इस वीडियो को उन बच्चों तक या उन बच्चियों तक शेयर ज़रूर कर दें जिनके पास बुक्स का अभाव है। मैं चाहता हूं कि आप बुक्स के अभाव में ऐसा ना हो कि नहीं पढ़ पाए। मैं आपको वो सारी बुक्स जो आपके लिए ज़रूरी हैं आपको ऐसे ही ऑडियो फॉर्मेट में उपलब्ध करा दूंगा। आप चाहें तो ऑडियो को म्यूट करके खुद पढ़ते चलिए या मैं पढ़ता चल रहा हूं, आप सुनते चलिए और चिंतन करते चलिए। दोनों ही चीज़ें आपके लिए बेनिफिट होंगी। और आप ये ना कहें कि हमारे पास किताब नहीं है। आज यूट्यूब लगभग हर घर में है और मेरा प्लेटफॉर्म फिलहाल यूट्यूब ही है
और आप लोगों के आशीर्वाद से ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे बड़ा ही बनेगा और एक वक्त आएगा कि जब हम इस प्लेटफॉर्म को इतना बड़ा कर लेंगे कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए निराशा नहीं होगी, आपको कोई भी दिक्कत होगी, हम आपके सपोर्ट में सीधे खड़े रहेंगे। तो चलिए, इस आशा के साथ कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आप इनको शेयर करेंगे। हम इस क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।